डाउनवर्ड डायरेक्शन में बचेगा। देखो इलास्टिसिटी की बात करते हैं। इलास्टिसिटी क्या होती है? आपने बहुत बार इलास्टिसिटी टर्म का यूज किया होगा, सुना भी होगा कि बॉडी इलास्टिक है, बॉडी प्लास्टिक है, इस तरह की चीजें हम पढ़ते हैं। तो इलास्टिसिटी एक्चुअली क्या होती है, किस तरह से डिफाइंड होती है, उसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखें इलास्टिसिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं कि इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ अ बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी अपोजेज एनी चेंज इन इट्स शेप एंड साइज। यानी कि अगर आपने किसी भी बॉडी के ऊपर कोई डिफॉर्मिंग फोर्सेस लगाए हैं, डिफॉर्मिंग फोर्सेस यानी कि आपने कुछ ऐसा फोर्स लगाया है जिसकी वजह से आप उस बॉडी के शेप और साइज को डिफॉर्म करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो वो प्रॉपर्टी बॉडी की जिसकी वजह से वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन करने की कोशिश करती है, उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। अगर आपके पास कोई बॉडी है और आपने उसके ऊपर कोई ऐसे फोर्सेस लगाए जिसकी वजह से उसकी शेप एंड साइज के ऊपर चेंज आ रहा है, तो अगर बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टीज होंगी तो बॉडी उस चेंज को अपोज करने की कोशिश करेगी और अगर पॉसिबल हुआ तो वो अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन भी कर लेगी। और इसी के ऊपर हम फर्दर डिवाइड करते हैं बॉडीज को कि वो किस तरह की बॉडीज हैं, इलास्टिक बॉडीज हैं कि नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने टाइप ऑफ बॉडीज देखा। हमने कहा एक तरह की बॉडीज हमने डिफाइन करी इलास्टिक बॉडीज एंड दूसरी हमने कहा प्लास्टिक बॉडीज। हमने क्या कहा कि अगर हमने किसी भी बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्सेस लगाए हैं, यानी कोई ऐसे फोर्सेस लगाए कंप्रेसिव या फिर कंप्रेसिव फोर्सेस, यानी कि आपने किसी बॉडी को उसका मतलब कंप्रेस करने की कोशिश की, यानी फोर्सेस ऐसे लगाए कि आपने उस बॉडी को उसकी साइज को कम करने की कोशिश करी। और जो आप टेंसाइल फोर्सेस कहते हैं, यानी कि आप क्या करते हैं कि किसी भी बॉडी को अगर इलोंगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी उसके शेप एंड साइज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह के अगर आप फोर्सेस लगा रहे हैं, डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर बॉडी अपने इस चेंज को अपोज कर रही है, उसके अंदर आने वाले चेंज को अगर अपोज कर रही है, तो हम उस तरह की बॉडीज को क्या कहते हैं? हम उन्हें इलास्टिक बॉडीज कहते हैं। इलास्टिक बॉडीज के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर आने वाले चेंज को अपोज करती हैं, और जैसे ही आप डिफॉर्मिंग फोर्सेस को हटाएंगे, डिफॉर्मिंग फोर्सेस के हटते ही बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन कर लेती है। तो उन बॉडीज को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक बॉडीज। अब इसमें भी आप बहुत तरह की बॉडीज पढ़ सकते हैं, हर बॉडी की अपनी प्रॉपर्टी होती है। अगर कोई बॉडी डिफॉर्मिंग फोर्सेस के हटते ही अपने ओरिजिनल शेप को कम्प्लीटली रीगेन कर लेती है, यानी कि अगर आपने कोई फोर्सेस लगाए, मान लें कि आपने किसी भी वायर के ऊपर कोई भी ऐसा रबर बैंड, जैसे कि आप नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, अगर आपने इस रबर बैंड को खींचा और जैसे ही इस रबर बैंड को खींचने पर क्या इसके अंदर इलोंगेशन आया? क्या इसकी शेप एंड साइज में चेंज हुआ? क्या इसके अंदर प्रेजेंट जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उन मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ इस तरह की एक्टिविटीज हुई क्योंकि उनके ऊपर ऐसा फोर्स, टेंसाइल फोर्स लगा कि उनके अंदर उनको एक्सटेंड करने की कोशिश की गई, तो उनके जो मॉलिक्यूल्स के अंदर अट्रैक्शन बढ़ा। मॉलिक्यूल्स ने क्या कोशिश की कि वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए, यानी कि वो बॉडी को वापस अपने शेप में कंप्रेस करके अपने ओरिजिनल शेप में लाने की कोशिश करने लगे। तो इसी प्रॉपर्टी को हमने क्या कहा कि वो बॉडी इलास्टिक थी। अब मान लेते हैं कि अगर हमने जैसे ही इसके ऊपर फोर्स लगाया, इसकी शेप में चेंज आया, हमने जैसे ही फोर्स हटाया और बॉडी अगर अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन कर लेती है, तो हम उसे क्या कहते हैं? अगर बॉडी पूरी तरह से अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन कर लेती है, तो हम उसे क्या कहते हैं? परफेक्टली इलास्टिक। यानी कि वो बॉडीज जो कि अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को कम्प्लीटली रीगेन कर लेती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? परफेक्टली इलास्टिक। और जस्ट इसका ऑपोजिट कि अगर आपने कोई बॉडी पे फोर्स लगाया, उसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन आया और जैसे ही आपने फोर्सेस हटाए और बॉडी उसी शेप एंड साइज में रह गई, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्लास्टिक बॉडी कहेंगे। और जो बॉडी अपने अंदर आए हुए चेंजेस आने पर अपने शेप एंड साइज को रीगेन नहीं कर पाती, उससे हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। और अगर कोई बॉडी ऐसी है जिसके अंदर हमने कोई चेंजेस किए, कोई फोर्सेस लगाए, उसके शेप एंड साइज में चेंज आया और उसने अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन नहीं किया, तो हम उसे क्या कहेंगे? परफेक्टली प्लास्टिक। यानी कि जो हमने फोर्स लगाया उसके अंदर जो चेंजेस आए वो आ गए और फिर उसके अंदर कोई रिफॉर्मेशन नहीं हुआ, जीरो रिफॉर्मेशन वाली कंडीशन में हम उस बॉडी को क्या कहेंगे? परफेक्टली प्लास्टिक। इस तरह से हमने डिवीजन कर दिया।
हमें जिन बॉडीज से अभी मतलब है वो इलास्टिक बॉडीज होंगी, क्योंकि हम इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं कि इलास्टिक बॉडीज के अंदर क्या फिनोमिनास होते हैं। तो हम इलास्टिसिटी की बात करेंगे आगे कि इलास्टिक बॉडीज यानी कि आप जनरल लाइफ में देखते हैं कि वो बॉडीज जो अपने ओरिजिनल लेंथ को रिगेन करने की कोशिश करती हैं उन्हें हम इलास्टिक बॉडीज कहते हैं। और हम देखेंगे कि हर बॉडी के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं जो कि अपनी शेप एंड साइज में आने वाले चेंजेस को अपोज करती हैं। अगर हमने किसी भी फोर्स बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स लगाया तो उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं, उनकी हम बात करते हैं किसमें, स्ट्रेस में। देखिए स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस हमने क्या डिफाइन किया। मान लेते हैं कि मैंने एक रॉड थी, उसको मैंने ऐसे दीवार से अटैच किया और मैंने उसे यहाँ से किसी फोर्स, मान लेते हैं 10 न्यूटन के फोर्स के साथ खींचना शुरू किया। मैंने मान लिया कि इस रॉड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था वो A था और मैंने क्या किया कि मैंने इस रॉड को इधर की तरफ खींचना शुरू किया 10 न्यूटन के साथ। अब देखें, क्योंकि ये रॉड यहाँ से फिक्स है, वेल्डेड है, ये यहाँ से कॉन्टैक्ट लूज नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगाया और रॉड मूव भी नहीं कर सकती। तो क्या इसके अंदर कुछ इस तरह के फोर्सेस प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि इसको क्या खींचा जा रहा है, तो एक इस तरह से टेंशन प्रोड्यूस होगी, एक खिंचाव पैदा होगा, जिसका नाम हम क्या कहते हैं कि बॉडी के अंदर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि जब भी कोई इलास्टिक बॉडी होगी, अगर किसी भी बॉडी इलास्टिक बॉडी के ऊपर आपने कुछ ऐसे फोर्सेस लगाए जो कि उसकी लेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके बॉडी के अंदर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ से फोर्सेस डेवलप हो जाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस, जो नहीं चाहेंगे कि बॉडी की लेंथ बढ़े और वो बॉडी को अपने ओरिजिनल शेप में लाना चाहेंगे। और जस्ट इसका ऑपोजिट, अगर आपने किसी भी बॉडी को मान ले कंप्रेस करना स्टार्ट किया, कोई ऐसी बॉडी है, मान ले कि कोई रॉड है और आपने उसके दोनों तरफ से फोर्सेस लगा दिए, F और F फोर्सेस आपने दोनों तरफ से इक्वल फोर्सेस एक्सर्ट कर दिए। अब बॉडी की लेंथ के अंदर क्या आप चेंज लाना चाहते हैं, जैसे आप बॉडी के ऊपर कंप्रेसिव फोर्सेस लगाएंगे तो उसके अंदर प्रेजेंट जो मॉलिक्यूल्स होंगे या जो पार्टिकल्स होंगे उनको ये बात पसंद नहीं आएगी, वो चाहेंगे कि बॉडी अपनी ओरिजिनल लेंथ में रहे। तो उन मॉलिक्यूल्स के अंदर आपस में एक रिपल्सन वाला फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा और वो इस फोर्स को, जो आपने फोर्सेस लगाए हैं, इनको अपोज करने की कोशिश करेंगे और इसी फोर्स को, जो इस बॉडी के अंदर जो फोर्स डेवलप हुआ है, जो इसको अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रिस्टोर करवाना चाहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और इसी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से कौन सीन में आता है, स्ट्रेस सीन में आता है। तो हमने स्ट्रेस को कैसे डिफाइन किया, हमने कहा कि स्ट्रेस इज द रिएक्शन फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी विच कम्स इनटू प्ले ड्यू टू एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो यानी कि हमने क्या कहा कि स्ट्रेस जो था, हमने किसी भी बॉडी के ऊपर मान लें कोई 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना शुरू किया, तो इसकी वजह से, क्योंकि हमने बॉडी को खींचने की कोशिश की, हमने उसको डिफॉर्म करने की कोशिश की, तो कुछ ऐसे फोर्सेस इस बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुए जो कि इसको अपनी ओरिजिनल शेप में रखना चाहते थे, यानी कि इसको अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रिस्टोर कराना चाहते थे। तो उन फोर्सेस को हमने क्या फोर्स का नाम दिया, जो कि इसके ऊपर लगे कुछ इस डायरेक्शन में और यहाँ पे कुछ इस डायरेक्शन में। ये ऐसे रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप हुए जो कि बॉडी को अपनी ओरिजिनल शेप में लाना चाहते थे। और हमने कहा कि रिस्टोरिंग फोर्सेस पर यूनिट एरिया को हमने क्या नाम दिया, स्ट्रेस का नाम दिया। हमने कहा कि जो रिस्टोरिंग फोर्सेस यहाँ इस बॉडी के अंदर डेवलप हुए, दोज रिस्टोरिंग फोर्सेस पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज स्ट्रेस डेवलप्ड इन द बॉडी। तो हमने जैसे किसी भी चीज को या तो खींचा या कंप्रेस किया, तो उस बॉडी के अंदर कुछ ऐसे फोर्सेस पैदा हुए जो कि उसको अपनी ओरिजिनल शेप में लाना चाहते थे। और उन फोर्सेस, दोज रिस्टोरिंग फोर्सेस पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज स्ट्रेस डेवलप्ड इन द बॉडी। तो हमने क्या कहा कि स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया एंड उसकी यूनिट हमने डिफाइन की क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमने जब ऐसा डिफाइन किया तो इस यूनिट को देख के और इस एक्सप्रेशन को देख के हमें लगा कि ऐसा एक्सप्रेशन हमने पहले भी देखा था। ऐसा ही एक्सप्रेशन किसका होता है, प्रेशर का भी होता है। तो प्रेशर एंड स्ट्रेस को आप कंफ्यूज न करें। प्रेशर एंड स्ट्रेस आर टू डिफरेंट थिंग्स। प्रेशर भी हम कहते हैं कि फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, स्ट्रेस हम कहते हैं फोर्स अपॉन एरिया होता है, लेकिन दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है कि प्रेशर जो हम लिखते हैं फोर्स अपॉन एरिया,
तो प्रेशर के अंदर जो हम फोर्स लेते हैं दैट इज ऑलवेज टेकन परपेंडिकुलर टू द एरिया, यानी कि अगर आप किसी भी सरफेस, मान ली ये सरफेस है, ये एरिया है, अगर आप फोर्स को इस तरह से लगा रहे हैं विच इज द फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द एरिया, वो वाला फोर्स अपॉन द एरिया इज टेकन एज प्रेशर। यानी कि प्रेशर एक्सर्टेड जो हम लिखते हैं उसमें फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया, प्रेशर इज ऑलवेज डेवलप्ड परपेंडिकुलर टू द एरिया, जबकि स्ट्रेस के अंदर ऐसा नहीं है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है, टेंजेंशियल भी हो सकता है। उसके अलावा प्रेशर जो होगा वो हमेशा कंप्रेसिव इन नेचर होगा, जबकि स्ट्रेस के केस में आप देखेंगे कि ये वाला केस जो है वो एक्सपेंशन के केस का है, यानी कि स्ट्रेस जो होगा वो कंप्रेशन के केस में भी पैदा हो सकता है, एक्सपेंशन के केस में भी पैदा हो सकता है। और उसी के साथ साथ आप एक जो मेजर डिफरेंस है प्रेशर और स्ट्रेस के बीच में, उसमें ये है कि स्ट्रेस के अंदर जो हम ये एफ लिखते हैं, फोर्स लिखते हैं, वो फोर्स कौन सा होता है, नॉर्मल फोर्स, अप्लाइड फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स। तो उसके केस में हम देखेंगे कि जब हम स्ट्रेस में लिखते हैं फोर्स अपॉन एरिया, तो उसमें हमेशा दिस फोर्स इज द रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड इन द बॉडी अपॉन एरिया। हमारे केस में हमेशा हम जिन तरह की प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे उसमें हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स बराबर ही होंगे, तो इसलिए हमें इस चीज की इतनी परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर हम देखें तो स्ट्रेस जो होगा वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, और फोर्स इज ऑलवेज, जो इसमें आता है एक्सप्रेशन में, दैट फोर्स इज ऑलवेज द रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड इन द बॉडी ड्यू टू द एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्सेस। एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्सेस की वजह से जो बॉडी के अंदर ऐसे फोर्सेस डेवलप हुए जो उसको ओरिजिनल शेप में लाना चाहते थे, दैट फोर्स इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स। और ये वाला फोर्स लिखा जाता है जब हम स्ट्रेस लिखते हैं, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो ये डिफरेंस आ गया आपके पास स्ट्रेस और प्रेशर के बीच में। स्ट्रेस में फोर्स जो होता है वो रिस्टोरिंग फोर्स होता है। तो अगर आप देखें, अब मान लें कि अगर मैं लिखूं कि अगर मेरे पास एक वायर है और उसके नीचे मैंने कुछ मास लगा रखा है, मास के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स mg लगा है, तो क्या इस वायर के अंदर हमने पढ़ा था कि टेंशन डेवलप होगी। ये टेंशन भी किस तरह का फोर्स है, ये क्या एक रिस्टोरिंग फोर्स है। तो अगर हम इस वायर के अंदर स्ट्रेस लिखना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे स्ट्रेस डेवलप्ड इन द वायर इज इक्वल्स टू टेंशन अपॉन एरिया। यहाँ पे एरिया कौन सा आएगा, एरिया इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। जब आप वायर को देखेंगे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखेंगे, तो टेंशन अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डिफाइंड एज स्ट्रेस। अब स्ट्रेस पे ही आगे बात करते हैं कि स्ट्रेस किस तरह से होता है, कौन से टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं और कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, आगे वो हम पढ़ते हैं। स्ट्रेस आता क्यों है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस की वजह से, तो वो दोनों तरह का हो सकता है, कंप्रेसिव भी एंड टेंसाइल भी। देखें क्या पढ़ेंगे अब हम, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। थ्योरेटिकल चीज है बिल्कुल। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या क्या होता है, फर्स्ट इज टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस कौन सा होगा, जब हम किसी बॉडी को एलोंगेट करने की कोशिश कर रहे हैं तब जो स्ट्रेस उस बॉडी के अंदर डेवलप होता है, जो उसको उसकी ओरिजिनल शेप में वापस लाना चाहता है, वो होता है टेंसाइल स्ट्रेस। यानी आपने एक रॉड ली और आपने इसके इधर भी एक फोर्स एफ लगाया, इधर भी एक फोर्स एफ लगाया, आप इस रॉड को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगा क्या वो उसको ओरिजिनल कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, तो ये वाला जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा, टेंसाइल स्ट्रेस होगा। और उसके मतलब इस केस में जो बॉडी है उसके ऊपर फोर्सेस इस तरह से लगते हैं जो कि इसको एलोंगेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये वाली चीज जो आपने देखा ये 1D में भी हो सकती है, अगर आप चाहें तो आप 3D में भी इसको इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपके पास क्यूब है, कैसे, अगर आपके पास इस तरह से क्यूब है और आपने इस वाले फेस पे और इस वाले फेस पे फोर्सेस लगाए F एंड F, तो आपके पास जो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा इस क्यूब के अंदर वो क्या होगा, वो ऐसा होगा जो इस बॉडी को अपनी ओरिजिनल शेप में लाने की कोशिश करेगा। इसी के साथ इसका जस्ट ऑपोजिट कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्योंकि स्ट्रेस आता कहाँ से है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस की वजह से। एक बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, एटम्स प्रेजेंट है, उनके अंदर जो इंटरेक्शंस होते हैं, अगर आप किसी भी बॉडी को खींच रहे हैं तो उसके अंदर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ
हरकतें होंगी और उसकी वजह से क्या होगा, वो बॉडी खुद को ओरिजिनल शेप में लाने की कोशिश करेगी। तो वो तो किसी भी केस में करेगी, अगर आप उसे खींच रहे हैं तो वो खुद को कंप्रेस करने की कोशिश करेगी, और अगर आप उसे कंप्रेस कर रहे हैं तो क्या वो खुद को एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी। तो इसलिए स्ट्रेस दोनों टाइप का हो सकता है, टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। यानी कि इस केस में अगर आप देखेंगे तो आपने जो फोर्स लगाया है वो कैसे लगाया है, ऐसे लगाया कि वो बॉडी को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं कि एक फोर्स होता है टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस, और तीसरा क्या होता है, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस क्या होता है, ऐसा स्ट्रेस जो कि किसी बॉडी के शेप को चेंज करने की कोशिश करे। यानी कि अगर आपने क्यूब लिया और उसके आपने एक लेयर के ऊपर फोर्स लगाया जिसकी वजह से उसके कुछ लेयर्स डिस्प्लेस हो रही है, बॉडी के शेप में परिवर्तन आ रहा है, तो उस वाले केस में जब बॉडी उस चेंज को अपोज करेगी तो उसके अंदर किस तरह का स्ट्रेस डेवलप होगा, शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेस होते हैं जो एक बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं। अब देखें, स्ट्रेस के आगे ही हम नेक्स्ट चीज जो पढ़ेंगे वो क्या होगी, देखें स्ट्रेस के बाद आप क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट जो चीज आप पढ़ेंगे वो है स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या होता है, कोई एक एल है, कोई एक बॉडी है, उसकी लेंथ थी एल और आपने इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया एफ, इस तरह से यहाँ पे अटैच थी, आपने इसके अंदर कुछ फोर्स लगाया और इस बॉडी के ऊपर कुछ चेंज आ गया, कुछ चेंज आया लेंथ के अंदर, मान लेते हैं डेल्टा एल का आप चेंज आ गया है। तो अगर आपने कोई डिफॉर्मिंग फोर्सेस अप्लाई किए हैं एंड ड्यू टू दोज डिफॉर्मिंग फोर्सेस, उन डिफॉर्मिंग फोर्सेस की वजह से अगर बॉडी की लेंथ में कोई चेंज आता है या उस बॉडी के किसी भी डायमेंशन में कोई चेंज आता है, इस केस में हम लेंथ की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा कि अगर मैंने कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और इन डिफॉर्मिंग फोर्सेस की वजह से अगर बॉडी की लेंथ में कुछ चेंज आया तो हमने क्या कहा कि बॉडी के अंदर स्ट्रेन डेवलप हुआ है। और स्ट्रेन हमने क्या डिफाइन किया, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सो स्ट्रेन इज डेवलप्ड इन द बॉडी ड्यू टू दिस डिफॉर्मिंग फोर्स। और स्ट्रेन किस तरह से डिफाइन किया गया, स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इस तरह से हम डिफाइन करते हैं स्ट्रेन को। और हमने क्या कहा कि स्ट्रेन के बारे में अगर आप देखें तो स्ट्रेन इज अ रेशियो। बेसिकली स्ट्रेन क्या होता है, रेशियो होता है, एक नंबर होता है, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ चेंज अपॉन द ओरिजिनल लेंथ। तो इसलिए स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कौन सी क्वांटिटी यूनिटलेस होती है, स्ट्रेस की स्ट्रेन, तो स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वो एक रेशियो है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ का। अब जिस तरह से हमने टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पढ़े थे उसी तरह से हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेन भी पढ़ सकते हैं। कैसे, देखें टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की हम बात करते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में फर्स्ट जो आता है वो हमारे पास क्या आता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो अभी हमने पढ़ा वो एक्चुअली क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। यानी अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही हूँ और उसकी लेंथ में कोई चेंज आ रहा है तो जो दैट रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज डिफाइंड एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैसे डिफाइन करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज डेल्टा एल अपॉन एल, दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज डिफाइंड एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नेक्स्ट जो हम डिफाइन करते हैं वो क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है कि मान लो मेरे पास कोई स्फीयर है V वॉल्यूम का, मैंने उसके ऊपर कुछ फोर्स एक्सर्ट किया टेंजेंशियली, मैंने इस तरह से फोर्स ऐसे एक्सर्ट किया। मैंने अगर कोई स्फीयर है V वॉल्यूम का, उसके ऊपर इस तरह से फोर्स एक्सर्ट किया तो क्या इसके अंदर कुछ वॉल्यूम में चेंज आएगा, डेल्टा V मान लो वॉल्यूम में चेंज आ जाता है और यहाँ नया स्फीयर कुछ इस तरह से बन जाता है। ये जो चेंज आया मान ले कि वो डेल्टा V का चेंज आया, तो हम कहेंगे कि इस स्फीयर के अंदर
इस स्फीयर के अंदर एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेवलप हुआ है और वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसके बराबर होगा? दैट इज डिफाइंड एज डेल्टा वी अपॉन वी, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। मान ले कि आपके पास एक बॉल है, आपने उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया तो उसके अंदर डेल्टा वी वॉल्यूम का चेंज आता है, तो आप कहेंगे कि उसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो हुआ है वो क्या है? डेल्टा वी अपॉन वी विच इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। उसी तरह से थर्ड जो चीज हम डिफाइन करते हैं वो क्या होता है? शियर स्ट्रेन। देखें शियर स्ट्रेन क्या होता है? अगर मान लो मेरे पास कोई बॉडी है और मैंने उसकी सिर्फ इस लेयर के ऊपर कोई फोर्स लगाया है, अगर कोई बॉडी है मैंने उसके सिर्फ इस ऊपर वाली लेयर के ऊपर कोई फोर्स लगाया है, तो इस बॉडी लेयर्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा। मान लेते हैं कि बॉडी शिफ्ट होके या डिस्प्लेस होकर कुछ इस तरह से थीटा एंगल से डिस्प्लेस हो गई। इनिशियली जो बॉडी के अंदर जो बॉडी की लेंथ थी वो थी L, और मान लेते हैं कि वो जो डिस्प्लेस हुई है, कितने से डिस्प्लेस है, वो कुछ x से डिस्प्लेस हुई है। तो हम क्या कहेंगे कि जो बॉडी के अंदर शियर स्ट्रेन डेवलप हुआ है वो कितना होगा? दैट इज डिफाइंड एज tan थीटा इज इक्वल टू x बाय L। यानी कि बॉडी के अंदर अगर हमने किसी बॉडी के टॉप मोस्ट लेयर के ऊपर फोर्स लगाया तो उस बॉडी का शेप चेंज होगा, उसकी सिर्फ टॉप मोस्ट लेयर डिस्प्लेस होगी, और मान लेते हैं कि बॉडी की लेयर डिस्प्लेस हुई और अब वो थीटा एंगल से इंक्लाइन हो गई और इस तरह से लेयर ऐसे शिफ्ट हुई कि वो अपनी ओरिजिनल शेप से कुछ थीटा एंगल डिस्प्लेस हो गई। तो उस केस में हम कहेंगे कि बॉडी के अंदर शियर स्ट्रेन डेवलप हुआ है। शियर स्ट्रेन कैसे डिफाइन किया जाएगा? tan थीटा इक्वल्स टू x बाय L। देखो नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं? स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशनशिप की। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है उसको हम एक कर्व के हेल्प से स्टडी करते हैं, विच इज नोन एज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इसमें हम क्या करते हैं? वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं स्ट्रेस एंड जेड एक्स एक्सिस पे किसको प्लॉट करते हैं? स्ट्रेन को, और उनके बीच में किसी भी इलास्टिक प्रॉपर्टी इलास्टिक मटेरियल के लिए जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशनशिप होता है उसको हम प्लॉट करते हैं। तो उससे हमने देखा कि कुछ इस तरह का कर्व आ रहा था जिसके अंदर हमने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स O, A, B, C, D, E इस तरह से हमने पॉइंट्स मार्क किए। इन अलग अलग पॉइंट्स के अलग अलग सेक्शंस के रीजन्स के अलग अलग सिग्निफिकेंस है, उनको हम स्टडी करते हैं। फॉर एनी इलास्टिक बॉडी विच इज ओबेइंग स्पेसिफिक लॉ नोन एज हुक्स लॉ। अब हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ कहता है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट, यानी कि जो जब तक बॉडी इलास्टिसिटी की लिमिट में है, दैट इज बॉडी इज एन इलास्टिक बॉडी की अगर आप उसके पास फोर्स लगा रहे हैं और वो अपने फोर्स हटा देने पर ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्सेज अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर ले रही है, दैट इज द बॉडी इज इन इलास्टिक लिमिट। तो उस केस में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो इस लॉ के हिसाब से और इस तरह से हमने रीजंस डिफाइन किए। हमने क्या कहा कि हमने एक ग्राफ प्लॉट किया और हमने इस तरह से देखा कि जब बॉडी OA लिमिट में है, इस तरह से कर्व आया। कर्व में क्या देखा गया कि इनिशियली जो स्ट्रेस बढ़ाने के साथ स्ट्रेन बढ़ रहा है, बढ़ते 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 स्ट्रेन बढ़ने लग रहा है, लेकिन स्ट्रेस अपनी एक लिमिटिंग वैल्यू, एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेता है एट पॉइंट D, और उसके बाद E पे E आने पर स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ती जाती है और स्ट्रेस कम होने लग जाता है। तो हमने इस तरह से कर्व प्लॉट किया, हमने देखा कि जो रीजन OA है, इस रीजन OA का सिग्निफिकेंस क्या है? इन दिस रीजन OA द बॉडी ओबेज हुक्स लॉ। इस रीजन में बॉडी क्या करती है? हुक्स लॉ को ओबे करती है, यानी कि इस रीजन में स्ट्रेस डेवलप इन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन डेवलप्ड इन द बॉडी। यानी जितना बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे और उसकी वजह से उसके अंदर जितना इलोंगेशन आएगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस डेवलप्ड इन द बॉडी। तो यानी OA लिमिट में बॉडी इलास्टिक लिमिट के अंदर ही होती है, वो फोर्स हटाने पर अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर सकती है, और इस रीजन के अंदर बॉडी हुक्स लॉ को ओबे करती है, दैट इज स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। B से लेकर C तक जाने में, A से लेकर B तक जाने में, A से B तक जाने में स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी कि इस लिमिट के अंदर जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाएंगे और स्ट्रेन बढ़ेगा तो स्ट्रेन ज्यादा बढ़ेगा एज कम्पेयर टू स्ट्रेस। तो इस लिमिट के अंदर स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दैट इज द बॉडी डज नॉट ओबे हुक्स लॉ।
लेकिन फिर भी इस लिमिट के अंदर, AB लिमिट के अंदर दो हुक्स लॉ ओबे नहीं होता, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं होता, लेकिन फिर भी डिफॉर्मिंग फोर्सेस हटा देने पर बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर सकती है। यानी O से लेकर B तक बॉडी अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर सकती है। अगर आप उसके ऊपर लगने वाले अप्लाइड फोर्सेस जो हैं वो हटा देंगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेगी। यानी O से A तक बॉडी हुक्स लॉ ओबे कर रही है, A से B तक नहीं कर रही है, लेकिन B तक बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में आने की काबिलियत रखती है। इसके बाद देखें B से C में क्या होता है। B से C में स्ट्रेन इंक्रीजेस एट अ वेरी लार्ज एक्सटेंट एज कंपेयर टू स्ट्रेस। यानी कि अगर आपने बॉडी के ऊपर फर्दर कुछ भी फोर्स लगाया तो स्ट्रेस के अंदर बहुत कम चेंज के लिए भी स्ट्रेन के अंदर ज्यादा चेंजेस आएंगे। दैट इज फॉर स्मॉल फोर्सेस अप्लाइड आफ्टर द पॉइंट B। अगर B के बाद आपने फोर्सेस और बढ़ाए तो बहुत छोटे स्ट्रेस के लिए भी बॉडी के अंदर आने वाला एक्सटेंशन या कंप्रेशन बहुत ज्यादा होगा, और आफ्टर पॉइंट B बॉडी बहुत छोटे फोर्सेस के लिए भी बहुत ज्यादा मतलब रिस्पॉन्ड करती है, ज्यादा एक्सटेंशन शो करती है, ज्यादा कंप्रेशन शो करती है। यानी इस वाले केस के लिए स्ट्रेन जो डेवलप होता है बॉडी के अंदर विल बी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द स्ट्रेस डेवलप्ड इन बॉडी। यहाँ B से C तक वाले पॉइंट की हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रेन जो डेवलप हो रहा है, स्ट्रेन इज वेरी लार्ज कंपेयर्ड टू स्ट्रेस। और उसके बाद क्या हुआ कंपेयर्ड टू स्ट्रेस, इसको हम क्या कहते हैं कि C पॉइंट पे बॉडी ने क्या यील्ड कर दिया। दैट इज ये यील्ड लिमिट होती है। C पॉइंट इज नोन एज यील्ड पॉइंट, और इस पॉइंट के बाद आप अलग तरह का बिहेवियर देख पाते हैं। सो दिस C पॉइंट इज नोन एज यील्ड पॉइंट। इसे क्या कहा जाता है, यील्ड पॉइंट कहा जाता है। और इसके बाद क्या बिहेवियर शो करती है बॉडी, इसके बाद बॉडी C से D तक में लिटरली फ्लो करती है। दैट इज उसके बाद बॉडी के अंदर आने वाले बहुत कम माइन्यूट फोर्स में चेंजेस, दैट इज माइन्यूट चेंजेस इन स्ट्रेस से भी बॉडी के अंदर आने वाला स्ट्रेन के अंदर चेंज जो होगा वो बहुत ज्यादा होता है। यानी इसके बाद बॉडी के अंदर आने वाला जो रिस्पॉन्ड टू द फोर्स, यानी कि जो फोर्स के लगने पर बॉडी रिस्पॉन्ड करने लगती है वो बहुत ज्यादा करने लगती है। फॉर वेरी स्मॉल फोर्सेस अप्लाइड आफ्टर पॉइंट C द बॉडी शोज एक्सटेंसिव एक्सटेंशन इन इट। मतलब कि बहुत ज्यादा फोर्सेस, बहुत कम फोर्सेस के लिए भी ज्यादा चेंजेस दिखाई देने लगते हैं। और D पॉइंट तक आते आते बॉडी अपनी मैक्सिमम स्ट्रेस की लिमिट तक पहुंच जाती है। दैट इज D पॉइंट पे बॉडी का वो पॉइंट आ जाता है जिस पर वो मैक्सिमम स्ट्रेस झेल सकती है, विच इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेंथ या फिर ब्रेकिंग पॉइंट। क्या पॉइंट होता है ये, ब्रेकिंग पॉइंट। इस पॉइंट के बाद बॉडी के ऊपर फर्दर आप स्ट्रेस नहीं लगा सकते क्योंकि वो ब्रेकिंग पॉइंट पे रीच कर जाती है, और ये उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है। जितना मैक्सिमम स्ट्रेस वो उठा सकती है वो इस पॉइंट पे आके वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेता है। तो एट D पॉइंट द बॉडी रीचेस इट्स मैक्सिमम स्ट्रेस वैल्यू, एंड इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट। अब D से E में बॉडी अपनी इलास्टिक नेचर को नहीं शो करती है, और उसके बाद आप फर्दर जब फोर्स लगाएंगे भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का कोई रिलेशनशिप आपस में प्रोपोर्शनल नहीं होता है, और इसके बाद बॉडी शो करती है स्ट्रेस में डिक्रीमेंट होने लग जाता है। दैट इज बॉडी अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टीज को लूज कर चुकी होती है ब्रेकिंग पॉइंट के बाद। तो इस तरह से आपने कर्व देख सकते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। इसके लिए जो हमारे लिए काम का पॉइंट है वो है ये O से लेकर A तक वाला पॉइंट। इस पॉइंट के अंदर हमने बात करी कि बॉडी हुक्स लॉ को ओबे करती है। अब हुक्स लॉ होता क्या है, जब बॉडी इलास्टिक लिमिट में है तो आप क्या कह सकते हैं, फॉर विद इन द इलास्टिक लिमिट द बॉडी ओबेज हुक्स लॉ विच इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे तो आपके पास क्या आएगा कि बेसिकली स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का जो रेशियो होता है दैट इज कांस्टेंट विद इन द इलास्टिक लिमिट। द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट वैल्यू, एंड दैट इज नोन एज व्हाट, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। उसे क्या कहा जाता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है। आप क्या देखेंगे, विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन have a constant ratio known as modulus of elasticity.
स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और यहाँ से हमारे पास क्या है, एक नई टर्म आ गई विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में फर्दर बात करते हैं। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हम 3 टाइप के मॉड्यूलस पढ़ते हैं, 3 टाइप के मतलब टाइप्स पढ़ते हैं इस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के। वो क्या क्या होते हैं? फर्स्ट जो हम पढ़ते हैं वो होता है यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है? यंग्स मॉड्यूलस इज डिफाइंड एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दैट इज यंग्स मॉड्यूलस, जिसे हम y से डिनोट करते हैं, y या गामा से भी डिनोट किया जाता है। y इज इक्वल टू एफ बाय ए अपॉन डेल्टा एल बाय एल। दैट इज किसी भी बॉडी के ऊपर जो आप लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लगा रहे हैं उसकी वजह से जो उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप हुआ, और उस फोर्स की वजह से जो उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आया, दैट इज जो डेल्टा एल का चेंज आया, तो आपने लिखा कि यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। उसी तरह से आपने क्या नेक्स्ट मॉड्यूलस डिफाइन किया, बल्क मॉड्यूलस। उसे क्या डिफाइन किया गया, बल्क मॉड्यूलस। यानी कि अगर कोई बॉडी है जो कि मान लो किसी v वॉल्यूम की है, अगर मैंने किसी v वॉल्यूम की बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स लगाया जिसकी वजह से जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डेवलप हुआ इसके अंदर, वो किसी डेल्टा p, मतलब कि हमने जो कुछ फोर्स डेवलप किया, दैट इज कुछ प्रेशर p लगाया, तो हमने क्या, जो चेंज इन प्रेशर या जो प्रेशर हमने एक्सर्ट किया एक बॉडी के ऊपर, वी वॉल्यूम की बॉडी के ऊपर अगर हमने कंप्रेस करने के लिए कुछ प्रेशर एक्सर्ट किया और इसके अंदर कुछ स्ट्रेन डेवलप हुआ और ये बॉडी मान लेते हैं कि डेल्टा वी से डिक्रीज हो गई, यानी उसकी वॉल्यूम के अंदर डेल्टा वी का चेंज आया, वो डेल्टा वी से डिक्रीज हो गई, मतलब अब नई वॉल्यूम जो है वो डेल्टा वी से कम हो गई है, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, बल्क मॉड्यूलस इज डिफाइंड एज डेल्टा पी, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नोन एज बल्क मॉड्यूलस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हम किससे डिनोट करते हैं, चेंज इन प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बॉडी, चेंज इन प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बॉडी डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा वी बाय वी। अब यहाँ पे एक माइनस साइन है, क्यों आता है, देखें क्यों आता है, ये इसलिए आता है क्योंकि जब अगर आपने प्रेशर जो एक्सर्ट किया है वो आपने बॉडी को कंप्रेस करने के लिए एक्सर्ट किया है, तो प्रेशर के बढ़ने के साथ वॉल्यूम क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, यानी तो आएगा वो आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, डेल्टा पी अपॉन माइनस ऑफ डेल्टा वी बाय वी, यानी बल्क मॉड्यूलस इज डिफाइंड एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और उसको हम कैसे लिखते हैं, माइनस वी डेल्टा पी बाय डेल्टा वी, जहाँ पे डेल्टा पी इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा वी बाय वी। नेगेटिव साइन क्यों यूज किया, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर डिक्रीमेंट आ रहा है फोर्स लगाने पर। तीसरी चीज जो तीसरा मॉड्यूलस डिफाइन करते हैं वो क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या डिफाइन होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन टेंजेंशियल स्ट्रेन। हमने टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात की कि हमने क्या कहा कि शेयरिंग स्ट्रेस, दैट इज अगर आपने किसी बॉडी के ऊपर टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्ट्रेस लगाया, मान लें कि आपके पास कोई क्यूब है या कोई ऐसे ब्लॉक है, इसके ऊपर आपने ऐसे फोर्स लगाया एफ, दैट इज आपने उसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगाया, आपने उसकी किसी एक लेयर को डिस्प्लेस करने की कोशिश की, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन टेंजेंशियल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। और आपने क्या किया, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को ईटा से डिफाइन किया जाता है, ईटा इक्वल्स टू एफ बाय ए, एफ बाय ए इज द टेंजेंशियल स्ट्रेस इन दिस केस, टेंजेंशियल स्ट्रेस जो आपने बॉडी के ऊपर लगाया, एफ बाय ए अपॉन थीटा। थीटा क्या था, याद करें जब हमने शेयर स्ट्रेस के बाद ये हमने शेयर स्ट्रेन पढ़ा था, तो हमने क्या किया था, हमने यहाँ जो बॉडी मान ले डिस्प्लेस हो रही है, कोई लेयर डिस्प्लेस हो रही है, तो जो ओरिजिनल से जितना मान ले थीटा डिस्प्लेस हो रही है, तो हमने थीटा डिफाइन किया था। हमने थीटा क्या डिफाइन किया था कि अगर ये दूरी है x, ये है l, तो हमने क्या लिखा था, थीटा इक्वल्स टू x बाय l लिखा था। तो हमने लिखा कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा इक्वल्स टू टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन टेंजेंशियल स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेस है f बाय a एंड टेंजेंशियल स्ट्रेन क्या होगा, ये थीटा, यानी कि x बाय l। इस तरह से हमने 3 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन किए। इसमें से यंग्स मॉडुलस जो है वो आपको इस चैप्टर में यूज करना है। बल्क मॉडुलस के बारे में हम और डिस्कस करेंगे जब हम साउंड वेव्स पढ़ेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि अभी हमारे जो काम की बात है वो है यंग्स मॉडुलस के ऊपर हम और फर्दर डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम थर्मल एक्सपेंशन में
थर्मल स्ट्रेस पढ़ते हैं। तो फर्दर हम क्या पढ़ने वाले हैं? थर्मल स्ट्रेस। देखें, थर्मल स्ट्रेस की बात करते हैं। क्या होता है थर्मल स्ट्रेस? थर्मल स्ट्रेस की बात करते हैं। थर्मल स्ट्रेस क्या होता है? आपने किसी बॉडी, मान लें कि आपके पास कुछ एल लेंथ की रॉड थी, आपके पास कुछ एल लेंथ की रॉड है, आपने उसको टेम्परेचर इंक्रीज किया। आपने टेम्परेचर क्या किया? इंक्रीज किया। मान लेते हैं किससे? आपने टेम्परेचर राइज किया डेल्टा टी से। तो जो नई लेंथ आपके इस रॉड की लेंथ के अंदर कुछ एक्सपेंशन आएगा। आप नई लेंथ जो बनी वो मान लेते हैं कुछ डेल्टा एल ज्यादा थी, यानी कि जो चेंज इन लेंथ आया वो आया डेल्टा एल का। और हमने जो फाइनल लेंथ एल फाइनल डिफाइन की वो कितनी डिफाइन की? एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। देखें, अब क्योंकि आपने रॉड के अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस किया है और रॉड की जो ओरिजिनल लेंथ से रॉड की नई लेंथ कुछ ज्यादा आई है, तो जब आपके रॉड के अंदर या किसी भी मटेरियल के अंदर एक्सटेंशन या स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है ड्यू टू इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर या थर्मल एनर्जी मिलने की वजह से, जब बॉडी के अंदर उसके शेप एंड साइज के अंदर चेंज आता है, तो उस बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम थर्मल स्ट्रेस कहते हैं। बिल्कुल सेम बात जो आपने अभी तक स्ट्रेस में पढ़ा था वही चीज है। स्ट्रेस के अंदर आपने क्या पढ़ा कि बॉडी को जब आपने डिफॉर्म करने की कोशिश की तो बॉडी ने अपने उस डिफॉर्मेशन को अपोज किया और उस डिफॉर्मेशन की वजह से उस बॉडी के अंदर स्ट्रेस डेवलप हुआ। तो वही बात है कि अगर आपने किसी भी बॉडी को थर्मल एनर्जी प्रोवाइड की है, हीट प्रोवाइड की है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा और बॉडी के शेप एंड साइज में चेंज आएगा। तो बॉडी इस चेंज शेप एंड साइज को अपोज करने की कोशिश करेगी और फिर से उसके अंदर कुछ स्ट्रेस डेवलप होगा एंड दैट स्ट्रेस ड्यू टू थर्मल एनर्जी इज नोन एज थर्मल स्ट्रेस। देखें, हमने यंग्स मॉडुलस को कैसे डिफाइन किया? हमने कहा यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब हमने क्या कहा कि अगर मैं किसी भी रॉड के ऊपर F फोर्स लगाऊं तो उसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो क्या होगा? फोर्स अपॉन देखें, हमने क्या कहा? हमने कहा यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मतलब कि हमने क्या कहा कि अगर हमने किसी भी लेंथ एल की रॉड के ऊपर अगर कोई फोर्स एफ एक्सर्ट किया तो जो उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हुआ वो कितना हुआ? एफ अपॉन ए, यानी कि फोर्स अपॉन इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहा होगा। और स्ट्रेन क्या होगा? जो टोटल लेंथ इसके अंदर चेंज, यानी कि ये जो अगर मान लें डेल्टा एल से अगर ये इंक्रीज हो गई इसकी लेंथ तो स्ट्रेन होगा डेल्टा एल अपॉन इनिशियल लेंथ विच इज एल। इस तरह से अब हम इस चीज को, ये इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला है, इसको हम थर्मल एक्सपेंशन के साथ किस तरह से रिलेट करेंगे वो हम देखते हैं। कैसे कि अगर मान लेते हैं कि जो एक्सपेंशन आ रहा है या जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, जो स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, वो किसकी वजह से है? दैट इज ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। तो हम इलास्टिसिटी एंड थर्मल एक्सपेंशन को क्या कर सकते हैं? आपस में मिक्स कर सकते हैं, मर्ज करके कैसे पढ़ सकते हैं। देखें, अगर मान लेते हैं कि हमने एक रॉड को दो रिजिड एंड्स के बीच में क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। अगर हमारे पास एक L0 लेंथ की रॉड थी और उसको हमने क्या क्या कर दिया? दो रिजिड एंड्स के बीच में फिक्स कर दिया। अब अगर आपने इस रॉड का टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसकी लेंथ बढ़ना चाहेगी। इसकी अगर ये दो रिजिड एंड्स नहीं होते तो इसकी नई लेंथ जो हो जाती एल फाइनल कितना हो जाता है? L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया डेल्टा टी से और अल्फा इसका थर्मल कोएफिशिएंट है तो उस वाले केस में अगर आप एल एफ जो फाइनल लेंथ लिखेंगे वो कितनी होगी? L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। पर क्योंकि अब रिजिड वॉल्स है, क्योंकि ये जो रॉड है वो दो रिजिड वॉल्स के बीच में फिक्स्ड है, तो ये रिजिड वॉल्स इसकी लेंथ को बढ़ने नहीं देंगी।
क्या ये बढ़ने नहीं देंगी? क्या ये रॉड बढ़ना चाहेगी तो वो इस वॉल के ऊपर कुछ फोर्स लगाएगी? क्या अगर इस रॉड के ये रॉड जो इस वॉल के ऊपर फोर्स लगाएगी, क्या बदले में वॉल भी इस रॉड के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगी? मान लेते हैं कि इस रॉड के ऊपर इस वॉल ने इधर से फोर्स एक्सर्ट किया F एंड ये इधर से एक्सर्ट किया F। तो अगर हमसे कभी कहा जाए कि हमें इस F की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन किस तरह से आता है कि इफ अ रॉड इज फिक्स्ड बिटवीन टू रिजिड एंड्स एंड इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा T, तो उस केस में द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रॉड ऑन द वॉल या फिर द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द रॉड, ये फाइंड करने के लिए आता है। तो कंप्रेसिव फोर्स या इस तरह का फोर्स जो कि वॉल रॉड के ऊपर एक्सर्ट कर रही होगी, अगर हमने वो निकालना है तो हम किस तरह से निकालेंगे वो देखें। उसके लिए हमें किसको यूज करना पड़ेगा? यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को, जो डेवलप हो रहा होगा इस रॉड के अंदर, क्या उस स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया। एरिया मान लेते हैं कि इस रॉड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है A अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होगा? डेल्टा L विच इज द चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो अब आप फोर्स अपॉन एरिया निकालना चाहते हैं और डेल्टा L अपॉन L निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से अगर आपको फोर्स निकालना है तो आप उसे किस तरह से लिख सकते हैं कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द रॉड विल बी इक्वल्स टू Y इंटू डेल्टा L अपॉन L, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसे एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको सारी क्वांटिटीज नोन होगी, Y पता होगा, A पता होगा, डेल्टा L भी पता होगा, L भी पता होगा। तो अब यहाँ पे हमें क्या निकल जाएगा? यहाँ पे हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। पर इस चीज में डेल्टा L की वैल्यू आप क्या लेंगे वो देखें, किस तरह से आप लेंगे डेल्टा L की वैल्यू। जो चेंज इन लेंथ होगी वो आप कैसे डिफाइन करेंगे? चेंज इन लेंथ विल बी इक्वल टू लेंथ या न्यू लेंथ एट दिस टेम्परेचर T या लेंथ एट न्यू टेम्परेचर माइनस ओरिजिनल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। देखें अब यहाँ पे ये वाली वैल्यूज तो आपको पता है ही थी कि आपने किस तरह से चेंज को कैसे डिफाइन किया, लेंथ एट न्यू टेम्परेचर माइनस ओरिजिनल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। पर अब यहाँ पे जो चीज आती है, कंफ्यूजन जो क्रिएट करती है वो है कि ओरिजिनल लेंथ क्या लिया जाएगा। ओरिजिनल लेंथ देखें हम कैसे डिफाइन करते हैं। अगर ये रॉड नहीं होती, ये वॉल नहीं होती, तो क्या इस जो रॉड की लेंथ हो चुकी होती, फाइनल लेंथ जो होती, क्या वो होती LF इक्वल्स टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। अगर ये वॉल्स नहीं होती तो जो ओरिजिनल लेंथ होती, क्या वो L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T होती। और क्योंकि ये रॉड प्रेजेंट है तो न्यू टेम्परेचर पे इस रॉड की लेंथ क्या है? L0, यानी कि हम किस तरह से डेल्टा L को लिखेंगे? डेल्टा L विल बी इक्वल्स टू L0 माइनस L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ इस नए टेम्परेचर पे क्या है? L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा? यहाँ से आगे आपके पास डेल्टा L अपॉन L। तो यहाँ से आपके पास स्ट्रेन की वैल्यू जो आई वो कितनी आई? स्ट्रेन की वैल्यू आ गई, देखें क्या स्ट्रेन की वैल्यू कितनी आई? स्ट्रेन की वैल्यू विल बी इक्वल टू माइनस L0 अल्फा डेल्टा T अपॉन L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। L0 ने L0 को कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ से आपके पास वैल्यूज आ गई किसकी? स्ट्रेन की वैल्यू आ गई। Y की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, A आपको पता होगा, तो आप यहाँ से फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इसी के साथ नेक्स्ट चीज जो आप देखेंगे वो क्या है? देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि 3 रॉड्स हैं जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? A सेम है, लेंथ भी तीनों की क्या है? सेम है L0। और मटेरियल्स किस तरह से लिए? हमने 3 रॉड्स ली है, 2 अलग मटेरियल्स की A और B। हमने क्या किया? 2 A वाली रॉड्स के बीच में एक B वाली रॉड को फिक्स कर दिया। ये तीनों रॉड्स आपस में अटैच्ड है। तो हमने क्या कहा कि जो फाइनल लेंथ होगी इस पूरे सिस्टम की वो हमें निकालनी है, प्रूफ करनी है। L फाइनल इक्वल्स टू ये बड़ा सा रिजल्ट जो आप देख रहे हैं, हमें ये प्रूफ करना है कि फाइनल लेंथ इतनी हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास डेटा क्या गिवन है कि जो थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है वो इस रॉड के लिए है अल्फा A और इस B रॉड के लिए है अल्फा B। और जो गामा हमारे पास गिवन है वो क्या है? यंग्स मॉडुलस गिवन है A और B का।
अब देखें, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे हम, अगर हम देखें तो दो अलग अलग मटेरियल्स हैं जिनके अलग अलग थर्मल कोएफिशिएंट्स है। अगर थर्मल कोएफिशिएंट्स अलग अलग है यानी कि जो फाइनल लेंथ होंगी, जो फाइनल लेंथ होती इनकी, अगर ये तीनों आपस में अटैच नहीं होते तो फाइनल लेंथ जो इसकी होती, मान लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी होती, ये फाइनली इसकी फाइनल लेंथ हो जाती कुछ एल ए डैश, और जो इसकी फाइनल, क्योंकि हमें क्या गिवन है कि अल्फा बी बड़ा है अल्फा ए से, यानी फाइनल लेंथ ऑफ बी ग्रेटर होगी फाइनल लेंथ ऑफ ए से, यानी जो फाइनल लेंथ बी की हो जाती वो कितनी हो जाती, फाइनल लेंथ ऑफ बी हो जाती एल बी डैश। अब देखिए, क्योंकि ये तीनों रॉड्स आपस में अटैच्ड है तो इससे हम जानते हैं कि इनकी जो फाइनल लेंथ होंगी वो एल ए डैश और एल बी डैश से कुछ अलग होगी। मान लेते हैं कि जो इनकी फाइनल लेंथ अब हो गई है एक्सपेंशन होने के बाद इसकी फाइनल लेंथ हो गई है एल नॉट डैश। हमें ये एल नॉट डैश ही प्रूव करना है कि ये इस पूरे एक्सप्रेशन के बराबर है। तो अगर आप इंडिविजुअली देखें तो जो ऊपर वाली रॉड है, ऊपर वाली रॉड एक्सपैंड होना चाहती है एल ए डैश तक, लेकिन क्योंकि जो बीच वाली रॉड है वो ज्यादा एक्सपैंड कर रही है, इसलिए जो ऊपर वाली रॉड होगी, जो ए मटेरियल वाली फर्स्ट रॉड है, उसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगा रही होगी कौन सी रॉड, बी वाली रॉड, क्योंकि उसका इनिशियली जो उसका ओरिजिनली एक्सपेंशन होता उसका, और वो फाइनल जो लेंथ अटेन करती वो होती एल ए डैश। लेकिन क्योंकि वो बी वाली रॉड के साथ अटैच्ड है और बी वाली रॉड ज्यादा एक्सपैंड करना चाहती है, इसलिए बी वाली रॉड ए वाली रॉड के ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगाएगी, और इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये वाले रॉड के ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगेगा कितना, एफ। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो बी वाली रॉड है, अगर बाकी दो रॉड्स नहीं होती तो क्या बी वाली रॉड ज्यादा एक्सपैंड करती, पर क्योंकि दोनों रॉड्स प्रेजेंट है तो क्या इस बी वाली रॉड को थोड़ा कम एक्सपेंशन हो पाएगा, और क्योंकि इसके अंदर कुछ कम एक्सपेंशन हो पाएगा और इसके ऊपर फोर्स किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ, ऊपर वाली ए रॉड की वजह से इधर की तरफ एफ, और नीचे वाली ए रॉड की वजह से इधर की तरफ एफ। यानी कि जो स्ट्रेस डेवलप होगा ए के अंदर, स्ट्रेस जो डेवलप होगा ए के अंदर, स्ट्रेस इन ए, वो कितना होगा एफ अपॉन एरिया, और जो स्ट्रेस डेवलप होगा बी के अंदर, स्ट्रेस इन बी कितना होगा, वो होगा 2f, क्योंकि दोनों रॉड्स उसके ऊपर नीचे वाली दोनों रॉड्स उसके ऊपर फोर्स लगा रही है, इसलिए उसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो होगा 2f इंटू ए। अब देखें, स्ट्रेस इन ए, स्ट्रेस इन बी आपने निकाल लिया। स्ट्रेन की बात करते हैं। अगर आप स्ट्रेन इन ए की बात करें, स्ट्रेन इन ए की अगर आप बात करें तो जो उसकी फाइनल लेंथ एट न्यू टेम्परेचर, जो फाइनल लेंथ हो गई है वो क्या एल नॉट हो चुकी है। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा कि न्यू लेंथ एट न्यू टेम्परेचर या लेंथ एट न्यू टेम्परेचर जो ए रॉड की हो गई है, क्या वो कॉमन लेंथ एल नॉट डैश है, पर उसकी ओरिजिनल लेंथ क्या होती है अगर दूसरी बाकी की दो रॉड्स नहीं होती। इंडिविजुअली अगर हम एक रॉड के एक्सपेंशन की बात करें, अगर ऊपर वाली रॉड ए रॉड अकेली होती तो उसकी ओरिजिनल लेंथ क्या है, उसकी ओरिजिनल लेंथ होती एल ए डैश अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी होती है उसकी एल ए डैश। ये आ गया हमारे पास क्या, स्ट्रेन इन ए। उसी तरह से आप स्ट्रेन इन बी निकाल सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वही फॉर्मूला लगा के। टेम्परेचर न्यू लेंथ एट न्यू टेम्परेचर जो है बी रॉड के लिए वो है एल नॉट डैश, और अगर बाकी की दो रॉड्स नहीं होती तो उसकी ओरिजिनल लेंथ क्या होती, उसकी ओरिजिनल लेंथ है एल बी डैश अपॉन ओरिजिनल लेंथ विच इज एल बी डैश। अब देखें, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस ऑफ ए अपॉन स्ट्रेस ऑफ बी। क्या स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो रिलेशन आएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या, यंग्स मॉडुलस टाइम्स, यानी कि गामा टाइम्स स्ट्रेन। ये आपके पास रिलेशन आ गया किसके बीच में, स्ट्रेस यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेन के बीच में। यानी आपके पास क्या आ गया कि स्ट्रेस इक्वल्स टू गामा टाइम्स स्ट्रेन। तो आप स्ट्रेस ऑफ ए क्या लिख सकते हैं, गामा ए स्ट्रेन ऑफ ए, और स्ट्रेस इन बी क्या लिख सकते हैं, गामा बी स्ट्रेन इन बी। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, स्ट्रेस ऑफ ए, स्ट्रेस इन ए अपॉन स्ट्रेस इन बी का अगर आप रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, गामा ए अपॉन गामा बी इंटू स्ट्रेन इन ए अपॉन स्ट्रेन इन
बी। देखिए जब आप इस पूरी चीज को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, स्ट्रेस ऑफ ए अपॉन स्ट्रेस ऑफ बी, रेशियो कितना है इनका, हाफ। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, हाफ इक्वल्स टू गामा ए गामा बी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो ये आ गया गामा ए अपॉन गामा बी। और जो स्ट्रेन की वैल्यू स्ट्रेन ऑफ ए और स्ट्रेन ऑफ बी अपन ने यहाँ से निकाली है, उसको आप पुट कर देंगे। जब आप इसे पुट करेंगे तो यहाँ पे आपको एल नॉट डैश की वैल्यू तो आपको निकालनी है। एल ए डैश की वैल्यू आप कैसे लिखेंगे, एल ए डैश की वैल्यू देखें हम कैसे लिखेंगे, एल ए डैश आप लिख सकते हैं इक्वल्स टू एल ए, जो इनिशियल लेंथ थी ए की वो कितनी थी, एल नॉट, यानी एल ए डैश आप लिखेंगे एल नॉट 1 प्लस अल्फा ए डेल्टा टी। और उसी तरह से आप एल बी डैश जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, इनिशियल लेंथ ऑफ बी विच इज एल नॉट 1 प्लस अल्फा बी डेल्टा टी। जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे इस पूरी चीज को, यहाँ पे आप क्या डालेंगे, स्ट्रेन की वैल्यू ए की, स्ट्रेन इन ए और स्ट्रेन इन बी, यहाँ पे वैल्यूज जब आप पुट करेंगे और यहाँ से जब आप यहाँ पे एल ए डैश और एल बी डैश की वैल्यूज ये डालेंगे तो आपके पास जो फाइनल लेंथ आएगी वो ये इतनी आएगी। ये फॉर्मूला आप प्रूफ कर सकते हैं। फाइनल लेंथ जो इस पूरे सिस्टम की हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो इतनी हो जाएगी। देखिए वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर, इसकी बात करते हैं। अगर हमारे पास कोई वायर है किसी एल लेंथ की, एल का कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो कि कितना है ए, हम मान रहे हैं कि हमें इस वायर को एक्सटेंड करना है, इसकी लेंथ के अंदर चेंज लाना है। मान लें कि हम जो इसकी फाइनल लेंथ लेते हैं, फाइनल लेंथ के अंदर डेल्टा एल का एक्सटेंशन आ जाता है, कितने का, डेल्टा एल का एक्सटेंशन आ जाता है। तो हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं कि जो इसकी लेंथ के अंदर एक्सटेंशन आया एल से, ये एल प्लस डेल्टा एल हो गई, इसके अंदर हमने कितना वर्क डन किया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक इंटरमीडिएट स्टेट मान लेते हैं कि जब इस रॉड के अंदर एक्स का एक्सटेंशन आया होगा, उस टाइम की कंडीशन की अगर हम बात करें, इसकी इनिशियल लेंथ थी एल। अगर हम माने कि इस रॉड के अंदर एक टाइम पे जब एक्स का एक्सटेंशन आया होगा, मान लेते हैं कि ये एक्सटेंशन आया है इसके अंदर एक्स का, इनिशियली जो इसकी लेंथ थी वो थी एल। तो अब जो इंटरमीडिएट स्टेट पे इसकी लेंथ हो चुकी है वो हो चुकी है एल प्लस एक्स। तो इस रॉड के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स या फोर्स जो लग रहा होगा उसकी वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो इस रॉड के लिए मान लेते हैं कि यंग्स मॉडुलस कितना है, वाई। तो जो हम वाई की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे यंग्स मॉडुलस की, वो होगी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस होगा एफ बाय ए, एफ कौन सा, जो फोर्स इसके अंदर लग रहा होगा ड्यू टू इट्स एक्सपेंशन, जो इसके स्ट्रेस लगने के लिए जो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो होगा एफ बाय, और जो एफ रिस्टोरिंग फोर्स जो इस रॉड के अंदर एक्ट कर रहा होगा वो होगा एफ। अब देखें, और स्ट्रेन की वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा एल अपॉन एल, यानी कि चेंज इन लेंथ, लेंथ के अंदर चेंज कितने का आया है, क्या एक्स का चेंज आया है, यानी डेल्टा ए की वैल्यू है एक्स अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या एल है, जो हमने एक्स बाय एल लिख दिया। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू कितनी आई, फोर्स की वैल्यू आई वाई इंटू एक्स बाय एल इंटू एरिया। देखिए तो इस फोर्स, ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है ड्यू टू एक्सटेंशन, या इस रॉड के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा जिसकी वजह से इसके अंदर लेंथ इतनी डी एक्स लेंथ की चेंज आया है, वो एफ फोर्स कितना होगा, वो होगा वाई एक्स ए बाय एल। अब इस फोर्स ने मतलब इस फोर्स की वजह से अगर हम dx लेंथ बढ़ते हैं तो यानी कि हम लिखेंगे क्या कि वर्क डन इन इंक्रीजिंग द लेंथ, इन इंक्रीजिंग dx लेंथ, यानी कि फर्दर अगर हम लेंथ को dx से इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, लिखते हैं हम क्या dw, यानी कि छोटा सा वर्क डन जो हमें करना पड़ेगा अगर हम इसकी लेंथ को फर्दर dx से इंक्रीज करना चाहते हैं, तो वो जो छोटा सा वर्क डन हम लिखेंगे वो होगा इनटू dx। अब देखें f की वैल्यू आप कहाँ से डालेंगे, यहाँ से। f की वैल्यू क्या है, y x a बाय l इंटू dx। अब देखें लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक की लगाएंगे आप, लिमिट्स है वर्क डन 0 से w, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, x की लिमिट होगी जब इनिशियली कोई एक्सटेंशन नहीं था, यानी x की वैल्यू है 0, और फाइनली जब एक्सटेंशन कितना हो गया है डेल्टा l का, यानी कि आ गया डेल्टा l। तो आपके पास वर्क डन कितना है,
वर्क डन आपके पास आया इक्वल्स टू हाफ y a बाय l इंटू डेल्टा l का स्क्वायर। देखिए ये आपके पास वर्क डन आया। अगर आप यहाँ पे देखें कि वर्क डन को अगर आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, यानी कि वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम अगर आप डिफाइन करेंगे तो वो कितना होगा, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू y a बाय l इंटू डेल्टा l का होल स्क्वायर अपॉन a इंटू l। यही वॉल्यूम होती है, एरिया इंटू लेंथ। यहाँ से आप देखेंगे a ने a को कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ से आपके पास एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट हाफ y इंटू डेल्टा l बाय l का होल स्क्वायर। यहाँ से आपके पास वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम कितना आया, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू हाफ y यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, स्ट्रेन का स्क्वायर। देख इस तरह से आप लिख सकते हैं कि आपके पास वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम कितना आया, हाफ y विच इज यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। अब फर्दर आप स्ट्रेन को किस तरह से लिख सकते हैं, स्ट्रेन को आप क्या लिख सकते हैं, आप जानते हैं y इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से स्ट्रेन की वैल्यू क्या आई, स्ट्रेस अपॉन y। यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर दें, देखें तो आपके पास वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम कितना आया, आपके पास वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम आया हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। मतलब कभी आपके पास अगर y की वैल्यू हो और स्ट्रेन की वैल्यू हो और आपसे वर्क डन पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, हाफ y यानी कि यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर। और कभी अगर आपके पास क्वेश्चन में y की वैल्यू नहीं हो, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू नहीं हो, तो वर्क डन आप क्या लिखेंगे, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। और उसी तरह से आप क्या लिख सकते हैं, अगर आप स्ट्रेन की, आपके पास स्ट्रेन की वैल्यू नहीं है, स्ट्रेस की वैल्यू है, तो आप स्ट्रेन को स्ट्रेस के फॉर्म में किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, स्ट्रेस अपॉन y। यानी कि आप फिर से क्या लिख सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम क्या आ जाएगा आपके पास, एक और रिजल्ट, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम आएगा एक बार y हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन y। देख तो आपके पास तीन फॉर्मूले आ गए किसके, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम के। अगर आपके पास किसी भी रॉड के केस में वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम बताना है आपको, अगर आपके पास स्ट्रेस पता है, स्ट्रेन पता है, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू पता है तो ये वाला फॉर्मूला, और अगर स्ट्रेस और y की वैल्यू पता है तो ये वाला फॉर्मूला। हमने तीनों वेरिएबल्स के टर्म्स में तीन फॉर्मूले डिफाइन